दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सराय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम बात करने जा रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के जी के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया अब कर्पूरी ग्राम में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में, ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपए के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हों, कर्पूरी जैसे नेता भी हुए, विश्वास ही नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकालकर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। एक दूसरा उदाहरण है, कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। इस खत में क्या था, इसके बारे में रामनाथ कहते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी होती हैं। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दोनों भले राजनीति में हों और पिता के नाम का फायदा भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक और पर आगे बढ़ने का काम नहीं किया। प्रभात प्रकाशन ने कर्पूरी ठाकुर पर महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम से 2 खंडों की पुस्तक प्रकाशित की। इसमें कर्पूरी ठाकुर पर कई दिलचस्प स्मरण शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा कि कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हज़ार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने पित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वे तो कुछ नहीं मांगते। कर्पूरी जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण था। वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण आडंबर रहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतन परक होता था। कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए वे इस तरह के शब्दों और वाक्यों को व्यवहार में लेते थे जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिला तो उठता था, लेकिन यह नहीं कह पाता था कि कर्पूरी जी ने उसे अपमानित किया है। उनकी आवाज़ बहुत खनकदार और चुनौतीपूर्ण होती थी, लेकिन यह उसी हद तक सत्य, संयम और संवेदना से भरपूर होती थी। कर्पूरी जी को जब कोई गुमराह करने की कोशिश करता था तो वे जोर से झल्ला उठते थे तथा क्रोध से उनका चेहरा लाल हो उठता था। ऐसे अवसरों पर वे कम ही बोल पाते थे, लेकिन जो नहीं बोल पाते थे वह सब उनकी आंखों में साफ साफ झलकने लगता था। फिर भी विषम से विषम परिस्थिति में भी शिष्टाचार और मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं का उन्होंने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। सामान्य, सरल और सहज जीवन शैली के हिमायती कर्पूरी ठाकुर जी को प्रारंभ से ही सामाजिक और राजनीतिक अंतर्विरोधी से जूझना पड़ा। ये अंतर्विरोध अनोखे थे, विघटनकारी भी। हुआ यह कि आज़ादी मिलने के साथ ही सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो गई। बिहार में कांग्रेस पर ऊंची जातियों का कब्जा था। ये ऊंची जातियां सत्ता का अधिक से अधिक स्वाद चखने के लिए आपस में लड़ने लगी। पार्टी के बजाय इन जातियों के नाम पर वोट बैंक बनने लगे। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर ही कुछ संख्या बहुल पिछड़ी जातियों ने भी अलग से एक गुट बना डाला, जिसका नाम रखा गया त्रिवेणी संघ। अब यह संघ भी उस महानाटक में सम्मिलित हो गया। शीघ्र ही उसके बुरे नतीजे सामने आने लगे।
संख्या बल, बाहुबल और धनबल की काली ताकतें राजनीति और समाज को नियंत्रित करने लगी। राजनीतिक दलों का स्वरूप बदलने लगा। निष्ठावान कार्यकर्ता औंधे मुंह गिरने लगे। कर्पूरी जी ने न केवल एक परिस्थिति का डटकर सामना किया, बल्कि प्रवृत्तियों का जमकर भंडाफोड़ भी किया। देश भर में कांग्रेस के भीतर और भी कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थी। इसलिए उसे सत्ताच्युत करने के सन 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। कर्पूरी जी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। उनका कद ऊंचा हो गया। उससे तब और ऊंचाई मिली जब वे 1977 में जनता पार्टी की विजय के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। हुआ यह था कि 1977 के चुनाव में पहली बार राजनीतिक सत्ता पर पिछड़ा वर्ग को निर्णायक बढ़त हासिल हुई थी, मगर प्रशासन तंत्र पर उनका नियंत्रण नहीं था। इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर जोर से की जाने लगी। कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से उक्त मांग को संविधान सम्मत मानकर एक फार्मूला निर्धारित किया और काफ़ी विचार विमर्श के बाद उसे लागू भी कर दिया। इस पक्ष और विपक्ष में थोड़ा बहुत हो हल्ला भी हुआ। अलग अलग समूहों ने एक दूसरे पर जातिवादी होने के आरोप भी लगाए, मगर कर्पूरी जी का व्यक्तित्व निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया। अपनी नीति और नियत की वजह से वे सर्व समाज के नेता बन गए और राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे। लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों ही उनके राजनीतिक फैसले के बारे में अनिश्चित बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। आज के साथ इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।